नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लेनेट पे। हिस्ट्री के लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ गुप्ता एज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुप्ता एज। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था गुप्त काल के बारे में, बेसिक जानकारी हमने हासिल की थी कि कभी इसका जो है उदय हुआ था, उसमें कौन कौन से राजाओं का महत्वपूर्ण योगदान था, उनके द्वारा किए गए क्या इंपॉर्टेंट कार्य थे, वो हमने कल डिस्कस किए थे। आज हम बात करेंगे कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। हमने कल आपको बताया था कि गुप्ता एज नोन एज गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। उसमें ऐसी क्या खासियत थी, ऐसी क्या विशेषताएं थी जिसकी वजह से इसे ऐसा टाइटल दिया गया। तो आज बात करेंगे गुप्त काल की विशेषताएं, तो उसे हम ध्यान से देखते हैं। फीचर्स ऑफ गुप्ता एज। तो सबसे पहली विशेषता हम देखेंगे गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि गुप्ता प्रशासन, कि उस समय शासन व्यवस्था कैसे चलती थी। देखिए, ज़्यादातर जो राजा महाराजाओं का जो काल होता है या राजा महाराजाओं की जो शासन होती है वो राजतंत्री व्यवस्था होती है, ठीक है। वो एक तरह का मोनार्क होता है, और मोनार्क में क्या होता है कि जो शासन की सर्वोच्च शक्तियाँ होती हैं, हाईएस्ट पावर जो होती है वो राजा के अंदर निहित होती है। इट इज़ वेस्टेड इनटू किंग। समझ में आया? तो इसलिए समझिए, गुप्त काल में सारी शक्तियां राजा के पास केंद्रित थी, सेंट्रलाइज थी। वहाँ पर गुप्तकालीन शासकों में देवत्व का सिद्धांत भी प्रचलित था। अभी देवत्व का सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ डिवाइन या लॉ ऑफ डिविनिटी, ये क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि जो राजा है वो ईश्वर के समान है। समझ में आया? जो राजा होगा वो ईश्वर के तुल्य होगा, देव तुल्य होगा, इसीलिए वो देवत्व का सिद्धांत माना गया। क्लियर है? प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से काल में या किस काल में राजा को देवता के समकक्ष रखा जाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग एज हैड एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ डिविनिटी इन किंगशिप, ये पूछा जा सकता है। तो वो कौन से समय था? गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्ता काल यानी गुप्ता एज में हुआ करता था, ठीक। इसके अलावा गुप्त काल में राजा को अलग अलग टाइटल्स दिए जाते थे, जैसे कि परमेश्वर, महाराजाधिराज। पहला चंद्रगुप्त फर्स्ट जो था वो महाराजाधिराज, उसने टाइटल होल्ड किया था। परम भट्टारक, ये इस तरह के कुछ प्रमुख उपाधियां थीं जो राजा महाराजा यूज करते थे। किसमें? गुप्त शासक। जितने भी गुप्त शासक थे वो ज़्यादातर वो ये उपाधि धारण करते थे। गुप्त शासकों के पास एक विशाल सेना थी, जिसकी वजह से इन्होंने विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। इनके विशाल सेना में कुछ फोर्स्ड लेबर का भी प्रचलन था। फोर्स्ड लेबर, बंधुआ मजदूर, जबरन मजदूर जिसे कहते हैं, या दास कहते हैं जिन्हें, वो विष्टि कहलाती थी। क्या? विष्टि। ये एग्जाम यूपीएससी में एक बार पूछा भी जा चुका है कि विष्टि जो एक प्रकार की दास व्यवस्था थी वो किस काल में प्रचलित थी। तो वो गुप्त काल में प्रचलित थी। या इसको घुमा के ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गुप्तकालीन इतिहास में विष्टि क्या था। तो ऑप्शन में रहेगा एक प्रकार की बाजार व्यवस्था, या एक प्रकार का आदिवासी समुदाय, या एक प्रकार की जो है वणिक समुदाय। वणिक मतलब बनिया वर्ग। ये इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। या एक तरह के जो है गुलाम, तो ये किस तरह के थे? एक तरह के दास थे, इनसे ज़बरदस्ती लेबर कराया जाता था। इसके अलावा क्या खासियत थी? मंत्रियों यानी मिनिस्ट्रीज़ और असैन्य अधिकारी मतलब नॉन मिलिट्री ऑफिसर्स की एक परिषद होती थी। परिषद मतलब काउंसिल होती थी, जिसे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी कहते हैं, जो राजा को सहायता प्रदान करते थे। ये आज भी है। आज हमारे यहाँ राजा के स्थान पर कौन है? राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट है। और प्रेसिडेंट को शासन में चलाने के लिए, शासन में सहयोग करने के लिए क्या होती है? एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, यानी कि मंत्रिपरिषद होती है, जिसका हेड कौन होता है? पीएम होता है। तो पीएम राष्ट्रपति को सुझाव देता है कि इस तरह से कार्य करने होते हैं। वो सारे के सारे काम राष्ट्रपति के नाम पर प्रधानमंत्री संचालित करता है। ये हमारी व्यवस्था, जिसे हम संसदीय व्यवस्था कहते हैं। तो राजतंत्रीय व्यवस्था में क्या होता था? राष्ट्रपति की जगह पर राजा था, और राजा की सहायता के लिए क्या हुआ करता था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसे हम मंत्रिपरिषद कहते हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा जो गुप्त साम्राज्य में महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारी नियुक्त होते थे, उन्हें कुमार मात्य कहा जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कुमार मात्य क्या होते थे। ये महत्वपूर्ण अधिकारी होते, जो इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स थे, जो अलग अलग ऑफिसर होल्ड करते थे, उनको कुमार मात्य कहा जाता था। जैसे मौर्य काल में क्या हुआ करता था? याद कीजिए, मैंने पढ़ाया था। मौर्य काल में महामात्य होते थे। मंत्री को क्या कहा जाता था? महामात्य। जैसे धम्म महामात्य किसकी नियुक्ति किसने की थी? अशोक ने की थी, धार्मिक मामलों के मंत्री के लिए।
ठीक है। उसी तरह से गुप्त काल में जो मंत्री होते थे, सॉरी अधिकारी होते थे, उन्हें कुमारमात्य कहा जाता था। इसके अलावा जो अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गुप्त साम्राज्य की शाही मुहर यानी कि ऑफिशियल जो उसका जो इंस्क्रिप्शन या यूँ कहे कि ऑफिशियल स्टेट सिंबल कह सकते हैं, ऑफिशियल सिंबल क्या हुआ करता था? गरुड़। अब ऐसा क्यों होता? देखिए, गुप्त काल में पूरी तरह से वैष्णव संप्रदाय का उद्भव हुआ था। क्या हुआ था? वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय किसे कहते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पर। देखिए, गुप्त काल में जो हुआ था, एक रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। रिलीजियस मूवमेंट क्या स्टार्ट हुआ था? धार्मिक परिवर्तन देखने को मिला था। किस तरह का धार्मिक परिवर्तन देखने को मिला, देख लेते हैं क्या मिला। इसके पहले देखो क्या हुआ करता था, बुद्धिज़्म हुआ करता था। धार्मिक आंदोलन में क्या आया इसमें? देखिए, इसमें वैदिक धर्म जिसे हम कह सकते हैं सनातन, तो सनातन धर्म का पुनरुत्थान हुआ, रिवाइवल ऑफ सनातन रिलीजन हुआ। अब सनातन धर्म में किस तरह का उत्थान हुआ? इसमें 3 तरह की शाखाएं आ गई। कितनी शाखाएं आ गई? 3 तरह की शाखा। पहली शाखा का नाम होगा वैष्णव। क्या होगा? वैष्णव, जो विष्णु को सर्वोच्च मानते थे, विष्णु को अपना आराध्य मानते थे, अपना जो है डीटी मानते थे, उन्हें वैष्णव या भागवत कहा गया। दूसरे कौन हुए? शैव। शैव ये ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में प्रचलित हुई वैष्णव संप्रदाय। दूसरे कौन थे? शैव थे। शैव किसे कहा जाता था? जो शिव को अपना आराध्य मानते थे। और शैव के अंदर भी बहुत सारे लिंगायत, पाशुपत, कापालिक ये सब आते हैं। इनके अलग अलग शाखाएं, उनमें हमें नहीं जाना है। बस इतना समझिए कि गुप्त काल के अंदर क्या हुआ? धार्मिक उत्थान हुआ। किसका? सनातन धर्म का फिर से उत्थान हुआ। और सनातन धर्म 3 शाखाओं में बट गया। पहला वैष्णव, दूसरा शैव और तीसरा शाक्त। तीसरा क्या था? शाक्त। शाक्त का मतलब होता है जो शक्ति के उपासक, यानी दुर्गा जी के उपासक, जो पूर्वी भारत में बंगाल उड़ीसा के आसपास फैले। ठीक है, तो वैष्णव संप्रदाय आया इसी समय, जो विष्णु को उपासक मानते थे। शैव संप्रदाय आया, जो शिव को अपना आराध्य मानते थे। और शाक्त संप्रदाय आया, जो शक्ति को अपना उपासक, शक्ति को अपना जो है आराध्य मानते थे। ये सब कब घट रहा है? गुप्त काल के समय घट रहा है। ठीक है, तो जो गुप्त शासक थे वो क्या थे? उन्होंने क्या शैव धर्म अपनाया या वैष्णव या शाक्त? देखिए, गुप्त शासकों ने अपने आप को वैष्णव धर्म तक सीमित रखा, यानी कि वो भागवत धर्म से थे। इसीलिए समुद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, ये सब अपने आप को परम भागवत कहते थे। क्या कहते थे? परम भागवत। परम भागवत का मतलब होता है विष्णु का सबसे बड़ा उपासक। क्लियर हो रहा है? एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वैष्णव संप्रदाय के उद्भव या विकास किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। ये हमने आपको समझा दिया। इसीलिए जब विष्णु की बात आ जाएगी तो विष्णु की सवारी क्या है? गरुड़ है। तो गरुड़ इनका जो है ऑफिशियल सिंबल था, इनका शाही मुहर था। इसके अलावा ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूदान की परंपरा विकसित हुई। एक कन्वेंशन शुरू हो गया जिसमें क्या हुआ था? लैंड डोनेट किया जाता था ब्राह्मणों को। क्लियर है? राजा के द्वारा, जिसे अग्रहारा प्रथा के नाम से जाना गया। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, अग्रहारा प्रथा जिसमें ब्राह्मणों को राजा भूदान करता था, ये कौन से काल में प्रचलित हुई? तो गुप्त काल में ये प्रचलित हुए, गुप्ता एज में ये प्रचलित हुआ है। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, मौर्य काल में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मौर्य काल में ब्राह्मण सीमित हो गए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बौद्ध धर्म विकसित हुआ था। तो जाहिर से बौद्ध धर्म में ब्राह्मणों का उतना सम्मान नहीं होगा जितना और धर्म में होता और समय होता है। अब गुप्त काल में सनातन धर्म का पुनरुत्थान हो रहा है। और सनातन धर्म जिसे बहुत सारे जो है लोग इसे ब्राह्मण धर्म भी कहते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों के ऊपर ही इस धर्म का पूरा मतलब दारोमदार होता है। तो इसीलिए ब्राह्मण धर्म भी कहा जाता है। और ब्राह्मण धर्म होगा तो जाहिर सी बात है ब्राह्मणों का बोलबाला होगा ही होगा। तो ये गुप्त काल में प्रचलित हुई थी। तो ये थे शासन व्यवस्था की बात। अगला जो महत्वपूर्ण चीज़ है लिटरेचर एंड साइंस। इसका अर्थ क्या हुआ? साहित्य और विज्ञान। देखिए, गुप्त काल स्वर्ण युग क्यों है? क्योंकि प्रशासन कंट्रोल में था, सामाजिक विविधताएँ उतनी नहीं थी, जो भेदभाव होता है वो नहीं था, सोशल इक्वालिटी लगभग मेंटेन था। इसके अलावा लिटरेचर बहुत सारे लिखे गए जो कालजयी रचनाएं थी। कालजयी रचना मतलब इमोर्टल थी, सदा सदा के लिए अमर रहने वाली रचनाएं थी। इसके अलावा विज्ञान भी प्रचलित हुआ। तो जाहिर सी बात है इतनी सब कुछ डेवलप हुआ, आर्किटेक्चर डेवलप हुआ, तो ये सब चीज़ें डेवलप होंगी तो उसे स्वर्ण युग तो कहा ही जाएगा, गोल्डन एज इसीलिए कहा जाता था। तो सबसे पहले अगर हम साहित्यकारों की लिस्ट देखें गुप्त काल में, तो बहुत सारे बड़े बड़े साहित्यकार इसी काल में आए थे, जैसे कि कालिदास जिसे शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता था। क्यों? क्योंकि शेक्सपियर लव स्टोरीज लिखते थे। कालिदास भी अपने ज़माने में लव स्टोरीज लिखते थे। हालांकि ये सारी रचनाएं संस्कृत में होती थी। जैसे
कालिदास दो चीज़ों के लिए जाने गए। पहला एपिक, एपिक मतलब महाकाव्य, जिसे पोएट्री भी कह सकते हैं, और दूसरा ड्रामा यानी कि नाटक। इनके जो एपिक थे उनका पहला एपिक समझिए, यह है ऋतु संहार। एग्जाम में पूछा जाएगा, कालिदास की रचनाएं ऋतु संहार, रघुवंश, मेघदूतम, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे कविताएं थे, काव्य लिखे गए थे जिन्हें हम महाकाव्य के एक श्रेणी में रखते हैं। इसके अलावा उन्होंने कई सारे ड्रामा लिखे थे, जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम क्या था, इसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी को दर्शाया गया था। शकुंतला कौन थी, सॉरी दुष्यंत और शकुंतला नहीं, शकुंतला उनकी बेटी थी, ये मैं याद नहीं आ रहा मुझे, थोड़ा देख लीजिएगा क्योंकि ये काव्य की बात है। जहाँ तक है ये दुष्यंत और शकुंतला की कहानी थी, इसलिए इसे अभिज्ञान शकुंतलम कहा गया। इसके अलावा मालविका अग्निमित्रम, मालविका एक अप्सरा थी स्वर्ग की, और अग्निमित्र जो पुष्यमित्र के बेटे थे उनकी लव स्टोरी इसको दिखाया गया है। फिर उसके बाद विक्रमोवर्षीयम, विक्रमोवर्षीयम विक्रमादित्य और उर्वशी की लव स्टोरी दिखाएगी, उर्वशी जो कि स्वर्ग की अप्सरा थी। ध्यान दीजिए ये सारी की सारी काल्पनिक रचनाएं हैं, इसमें स्वर्ग की एक अप्सरा होगी और उससे किसी राजा का प्रेम संबंध, प्रेम विवाह दिखाया गया। तो जाहिर सी बात है लव स्टोरी है, तो लव स्टोरी इसीलिए इनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा गया। इसके अलावा कुमार संभवम भी इनकी एक बहुत बड़ी नाटक थी। समझ में आया? तो अब याद कैसे रखेंगे कि इसमें कौन सी कविता है, कौन सी नाटक है? तो याद रखिए जितने भी नाटक है उनमें लगभग दो शब्द आपको देखने को मिलेंगे, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान और शकुंतला। दूसरा मालविका अग्निमित्रम, मालविका और अग्निमित्र। दूसरा विक्रमोवर्षीयम, विक्रम और उर्वशी। तीसरा अगला कुमार संभवम, कुमार और संभव। समझ में आ रहा? और जितने कविता हैं उसमें सिर्फ एक ही वर्ड है, ऋतु संहार, रघुवंश, मेघदूत। इससे आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो आगे देखते हैं। विशाख दत्त अगला जो महत्वपूर्ण इनके रचनाकार थे, विशाख दत्त थे, जिन्होंने एक बेहतरीन नाटक लिखा था जिसका नाम क्या था, मुद्रा राक्षस। क्या? मुद्रा राक्षस। और इस मुद्रा राक्षस में मौर्य काल की काफ़ी डिटेल्स इसमें प्राप्त होती है। अगले महत्वपूर्ण रचनाकार थे भारवी, जिन्होंने किरातुर्जनियम की रचना की थी। किरातुर्जनियम ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। विष्णु शर्मा, इनको आप जानते हैं, पंचतंत्र स्टोरीज इन्होंने लिखा था। कल्हड़ एक साहित्यकार थे, एक रचनाकार थे, इन्होंने राज तरंगड़ी लिखा था। और अमर सिंह थे, इन्होंने अमरकोश लिखा था। तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं रची गई थी गुप्त काल में। साहित्य चरम पर था। इसके अलावा साइंस में जो कंट्रीब्यूशन था वो देख लेते हैं। साइंस में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका था? वो आर्यभट्ट का था। आर्यभट्ट गुप्त काल में ही थे जिन्होंने सन थ्योरी दिया था। सन थ्योरी मतलब सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने पहली बार पूरे दुनिया में को ये बताया कि जो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होता है वो राक्षस के खाने की वजह से नहीं होता, बल्कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की आपस में गतियों के कारण ये परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि सूर्य पर चंद्रमा की छाया और चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, जिससे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। कल सौभाग्य से सूर्य ग्रहण भी है, तो ऐसी घटना आपको देखने को मिलेगी। तो ये आर्यभट्ट ने इसको समझाने की कोशिश की थी उस ज़माने में, 7वीं शताब्दी में, समझिए 6वीं शताब्दी में। तो वही है इनकी सन थ्योरी, जीरो थ्योरी। ये इसके लिए आपको पता ही होगा, गाना भी बना है। पूरब और पश्चिम में महेंद्र कपूर जी ने गाया था, मनोज कुमार जी के निर्देशन में बनी थी मूवी। इसमें उन्होंने कहा था, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत की बात सुनाता हूँ करके गाना था। तो जीरो क्यों दिया भारत ने? क्योंकि आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी। अब जीरो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि अगर जीरो की खोज भारत ने की, क्या इसके पहले लोग जीरो का नहीं जानते थे? बिल्कुल जानते थे, जीरो का ज्ञान था, लेकिन जीरो का आकार उन्होंने निर्धारित किया। नहीं समझे? पहले क्या होता था, शब्दों में गिनती लिखी जाती थी। जैसे लिखते थे शून्य, शून्यम, एकम, द्वियम, तृतीयम, चतुर्थम, ऐसे ऐसे करके शतम, शतम के बाद सहस्त्रम, सहस्त्रम के बाद 10 सहस्त्रम, ऐसे ऐसे कर बड़ी संख्या, कोटि, करोड़, संख्य, असंख्य। समझ रहे हैं? तो इस तरह से संख्याओं को शब्दों में लिखा जाता था। लेकिन जब गिनती लिखने की बात आई तो शून्य जब हुआ तो शून्य के बाद 1 2 3, समझ में आ रहा है? या 1 2 3 जो हिंदी में लिखी जाती है उसकी डेसिमल जिसे कहा जाता है, डेसिमल थ्योरी, यानी कि दशमलव सिद्धांत। सॉरी, जीरो थ्योरी के बाद उन्होंने डेसिमल थ्योरी दिया। दशमलव सिद्धांत मतलब जैसे जीरो और 1 के बीच में कोई संख्या हो सकती है क्या? हाँ, हो सकती है। उसे ही दशमलव सिद्धांत कहा गया, कि 0.1, 0.2, ये सब चीज़ें भी आर्यभट्ट जी ने समझाया था। तो ये महान गणितज्ञ थे, महान ग्रेट मैथमेटिशियन थे। उन्होंने 3 थ्योरी दी थी, सन थ्योरी, जीरो थ्योरी और डेसिमल थ्योरी।
अगला जो महत्वपूर्ण जो थे उनका नाम था भास्कराचार्य। भास्कराचार्य जिन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी उस समय बताया था कि दो ग्रहों के बीच में आकर्षण बल लगता है, जिसे बाद में न्यूटन ने कायदे से डिफाइन किया था G(m1 m2 अपॉन r स्क्वायर), जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण उनका पूरा सिद्धांत। तो ये कुछ बातें थी, विज्ञान और साहित्य में गुप्त काल का कंट्रीब्यूशन था। आगे अगर हम बात करें सिक्कों की, तो गुप्त काल में सिक्के सोने के भी चलाए गए थे और चांदी के भी चलाए गए थे। जो सोने के सिक्के थे उन्हें दीनार के नाम से जाना जाता है, जो चांदी के सिक्के थे उन्हें रूपक के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो रूपक कहा जाता था, और सोने के सिक्कों को, गोल्ड कॉइन्स को क्या कहा जाता था, दीनार कहा जाता था। अब अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन गुप्त काल का था वो ये था मंदिर। भारत में स्पेशली सनातन धर्म की अगर हम बात करें तो मंदिर का कंसेप्ट इसके पहले कहीं पर दिखाई नहीं देता है। इसके पहले सिर्फ प्रकृति पूजा होती थी, प्रकृति को ही देवता माना जाता था और उसको उसी तरह से प्रार्थना के माध्यम से पूजा होती थी। लेकिन गुप्त काल में जब हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ, रिवाइवल हुआ, तो उसमें ब्राह्मणों ने अलग अलग ग्रंथ जब लिखना यहाँ पर शुरू हुआ, पुराणों को यहाँ पे संकलित किया गया। पुराणों का संकलन शुरू हुआ था शुंग काल में, लेकिन यहाँ जाकर 18 पुराणों की जब रचना हुई तो अलग अलग देवी देवता जिनको बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली, बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी के रूप में दिखाया जाने लगा। तो इस तरह से रचनाओं का जब यहाँ पर जन्म होने लगा तो उनकी प्रतिमाएँ स्थापित होने लगी, क्योंकि मूर्ति कला भारत में आ चुकी थी कुषाणों के समय। याद कीजिए, जो है मूर्ति कला गांधार शैली, मथुरा शैली होने लगी थी, तो अलग अलग देवी देवताओं की यहाँ पर मूर्तियाँ भी बनने लगी। और जब प्रतिमा स्थापित हो रही तो प्रतिमा को घेर कर एक आधारशिला बना दिया गया, जिसे मंदिर कहा गया। तो मंदिर आर्किटेक्चर गुप्त काल की सबसे बड़ी देन है। और गुप्त काल में जो मंदिर आर्किटेक्चर यानी टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप हुआ उसे नागर शैली मंदिर कहा जाता है, नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कहा जाता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा नागर शैली के मंदिर सर्वप्रथम कब बनवाए गए या कब विकसित हुए, तो गुप्त काल में होती है ये आर्किटेक्चर। इसके अलावा दो अन्य शैलियाँ हैं, एक है द्रविड़ शैली, दूसरा वेसर शैली है, जो बाद में डेवलप होंगे। द्रविड़ शैली पल्लव और चोल वंश के कंट्रीब्यूशन से डेवलप होता है, वो आगे हम देखेंगे जब गुप्तोत्तर काल देखेंगे, लेटर गुप्त पीरियड देखेंगे। ठीक है, तो आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं कि नागर शैली किस तरह की शैली थी। एग्जाम में उतनी डिटेल पूछे जाने की संभावना नहीं है, सिविल सर्विस में पूछे जाने की संभावना बिल्कुल है। कि जो ये आपको टेम्पल दिख रहा है, ये गुप्त काल में बनवाए गए टेम्पल की एक संरचना है, एक स्ट्रक्चर है। देखिए इसमें क्या होता है, जो मंदिर का प्रवेश द्वार होता है, जहाँ पर आप प्रवेश करते हो तुरंत छोटा सा एक आपको जो है एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसे अर्धमंडपम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्धमंडप। फिर उसके बाद जो मेन जहाँ पर भक्त लोग इकट्ठा होते हैं वो वाला स्थान जो होता है उसे मंडपा कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है भजन किया जाता है, प्रार्थना किया जाता है, घंटियाँ लगी होती हैं, तो ये मंडप कहलाता है। उसके बाद जो मेन अंदर जहाँ पर भगवान की प्रतिमा स्थापित की जाती है उसे गर्भगृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गर्भगृह कहा जाता है। तो मंडप कहाँ पर, जहाँ पर ये सेंटर प्लेस पे होता है। अर्धमंडप कहाँ होता है, ये शुरुआत में होता है। और गर्भगृह कहाँ होता है, मेन जहाँ पर ईश्वर स्थापित किया गया होता है। गर्भगृह के ऊपर मेन जो शिखर होता है उसे शिखर कहा जाता है। ये आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा शिखर है। शिखर के ऊपर एक गोल संरचना होती है जिसे अमलक कहा जाता है, और अमलक के ऊपर एक कलश रखा जाता है और कलश के ऊपर भी पताका फहराता रहता है। तो ये पूरी गुप्त काल की जो मंदिर थे यानी नागर शैली के मंदिर, ये उसकी स्ट्रक्चर है। उत्तर भारत में प्रचलित हुई है। एग्जाम में पूछा जाएगा नागर शैली कहाँ पे डेवलप हुई है, तो ये उत्तर भारत में डेवलप हुई है, नॉर्थ इंडिया में प्रचलित हुई है। दक्षिण भारत में डेवलप हुई है वो द्रविड़ स्टाइल है, और मध्य भारत में जो है वो दोनों के बीच में वेसर शैली डेवलप हुई है। ये आगे हम तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे। तो अभी के लिए ये इतना जो है ये नागर शैली में इतना बहुत है, जान लीजिए। गर्भगृह, कलश, अमलक, शिखर, मंडप, अर्धमंडप किसे कहा जाता है, ये फिगर से बेहतर समझ सकते हैं। अब कुछ मंदिर जान लेते हैं कि गुप्त काल में जो मंदिर बनवाए गए थे। इसमें सबसे पहले देखते हैं भूमरा मंदिर। ये भूमरा मंदिर ये सतना मध्य प्रदेश में है। जो है ये आपको टूटा फूटा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये मंदिर सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। ये गुप्तकालीन मंदिर है। भूमरा टेम्पल कहाँ पर है, सतना में, याद कर लीजिएगा। दशावतार मंदिर ये देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में है, ये भी गुप्तकाल का मंदिर है। भीतरकाव मंदिर ये कानपुर में है उत्तर प्रदेश में, और तिगवा मंदिर ये जबलपुर मध्य प्रदेश। ये चारों गुप्तकालीन मंदिर हैं, ये गुप्ता एज टेम्पल हैं। इसके अलावा फिर ढेर सारे मंदिर बनाए गए, जैसे कि जो नागर शैली में है, जैसे कि खजुराहो के टेम्पल हो गए, दिलवाला जैन मंदिर हो गया, सोमनाथ मंदिर हो गया, पूरी जगन्नाथ मंदिर हो गया। ये सारे के सारे
ये सारे के सारे नागर शैली के मंदिर है, लेकिन ये गुप्त काल के नहीं, गुप्तोत्तर काल में बनवाए गए थे। तो गुप्त काल में 4 मंदिर है, बाकी और मंदिरों को हम जब मंदिर अलग से पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझाएंगे। क्लियर हुआ? तो आज हम लोगों ने ये गुप्त काल की विशेषताएं देखी। इसमें सबसे पहले हमने गुप्त की एडमिनिस्ट्रेशन को देखा, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हमने उसके लिटरेचर और साइंस के कंट्रीब्यूशन को देखा। उसी के साथ साथ हमने रिलीजियस मूवमेंट्स को भी देखा, जिसमें वैष्णव, शाक्त और शैविज्म जो डेवलप हुआ वो भी देखा। क्वाइंस देखे हमने और आर्किटेक्चर देखा, जिसमें नागरा स्टाइल के ये 4 जो गुप्तकालीन मंदिर थे उनके बारे में देखा है। तो ये था गुप्त काल। गुप्त काल यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल, यानी कि लेटर गुप्ता पीरियड। उसको पढ़ने के बाद एंशिएंट इंडिया लगभग समाप्त हो जाएगी और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर की 2-3 दिन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू ऑल, आज के लिए इतना ही। आपको इसका PDF लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए, उसमें आपको इस पूरे लेक्चर की PDF मिल जाएगी। जो अभी तक नहीं ज्वाइन हुए प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू ऑल।